अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और चैप्टर का नाम हमारे पास है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डज नॉट इंक्लूड दिस। तो इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि न्यूट्रिशन जो है ना, ये जो चार हमारे पास प्रोसेस नीचे गिवन है, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है। न्यूट्रिशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जानदार अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशन की पूरी टाइप्स होती हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वगैरह है, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, इसमें बताया गया है कि टेकिंग इन ऑफ फूड। तो ये तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। टेकिंग इन का मतलब है कि खाने को माउथ के अंदर रखना, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। तो ये भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, क्योंकि माउथ में खाना रखने के बाद उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। सी ऑप्शन हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये भी रिलेटेड है, क्योंकि खाना जब ब्रेक डाउन होगा, डाइजेस्ट होगा, तो उसके बाद एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये ऑप्शन हमारे पास आएगा, क्योंकि ये तीन जो ए बी सी हैं ये रिलेटेड है, लेकिन डी जो है ना, ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है। ये प्रोसेस जो है ना, ये डाइजेशन से रिलेटेड है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है द केमिकल प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड आर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा केमिकल है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किरदार अदा करते हैं किसमें, डाइजेशन में। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है हार्मोन। तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है, क्योंकि हार्मोन जो है ना, डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। हार्मोन जो है ना, ये केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास है इंजाइम्स। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन आएगा वो बी आएगा, क्योंकि इंजाइम्स हमारे पास बायोकैटलिस्ट होते हैं और ये डाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी। बाकी जो सी ऑप्शन है हमारे पास HCl। HCl जो है ना, इसके फंक्शन ये है कि एक तो इसका फंक्शन ये है कि ये इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और दूसरा इसका काम ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल करता है, ठीक है। तो ये सी भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, यानी कि इंजाइम। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है थिकोडोंट कंडीशन रिफर टू। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि जो थिकोडोंट कंडीशन है ये क्या रेफर करता है। ऑप्शन ए हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा। बी ऑप्शन हमारे पास है ऑल अलाइक टीथ, सारे के सारे टीथ अलाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये भी गलत है। सी ऑप्शन हमारे पास है शार्प पॉइंटेड टीथ, मतलब कि शार्प नोकीले टीथ होंगे और तेज़ होंगे। ये ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन हमारे पास आएगा एम्बेडेड टीथ। तो ये ऑप्शन आएगा। थिकोडोंट का मतलब ये होता है कि उस कंडीशन को थिकोडोंट हम कहते हैं जिसमें टीथ एम्बेडेड होता है, किसके अंदर, मसूड़ों के अंदर। मसूड़ों के अंदर मतलब जो हमारे गम्स है, अगर गम्स के अंदर टीथ फिक्स है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थिकोडोंट कंडीशन। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है द टाइप ऑफ डाइजेशन इन प्लेनेरिया। इससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि हमारे पास डाइजेशन जो है ना, 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक डाइजेशन कहलाती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और दूसरी डाइजेशन कहलाती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के नाम से पता चल रहा है कि वो डाइजेशन जो सेल के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि अमीबा है, अमीबा एक सेल है। अमीबा सबसे पहले अपने फूड को कैप्चर करते हैं, फिर सेल के अंदर लेके जाता है और फिर सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है। तो ऐसे डाइजेशन को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है अमीबा। दूसरा हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो डाइजेशन सेल के बाहर होती हैं, ठीक है, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये है कि वो डाइजेशन जो सेल के बाहर होती है, ठीक है। और इंटर सेलुलर डाइजेशन तो कोई टाइप ही नहीं है, ठीक है, तो गलत होगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि प्लेनेरिया में कौन सी डाइजेशन है, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर। तो आपने ये बात याद रखनी है कि प्लेनेरिया के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, यानी कि बोथ, ए एंड बी। पांचवें एमसीक्यू हमारे पास है नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज। देखो बच्चों में टीथ होते हैं ना, दूध के दांत हम कहते हैं। तो पूछा गया कि बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं, जो टेम्परेरी दांत होते हैं, वो कितने होते हैं टोटल। तो आपने ये बात याद रखनी है कि वो टोटल होते हैं 20। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी। सिक्स एमसीक्यूज हमारे पास है टीथ मीन फॉर द कटिंग। तो कौन सी टीथ है जो कटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो ऑप्शन हमारे पास आएगा ए, यानी कि इंसीजर। देखो इंसीजर सामने की टीथ्स होते हैं,
ये दो ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं और इससे हम कटिंग करते हैं। आपने गौर किया होगा जब हम एप्पल खाते हैं ना, जब एप्पल को काटते हैं तो सामने वाले दांतों से उसको काटते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो इंसीजर है ना कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए। 7 MCQ हमारे पास द पार्ट ऑफ गट ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रिस्पिरेटरी सिस्टम। गट का मतलब ये कि जो एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे ख़त्म होता है, जिसमें ईसोफेगस भी आता है, स्टमक भी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे जो है ना गट के पार्ट है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा गट का पार्ट है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ भी रिलेटेड है, तो वो हमारे पास है फेरेंक्स। फेरेंक्स से जो है ना एक रास्ता निकलता है सांस की नाली तक, ठीक है। और तो इस वजह से ये ऐसी जगह है जहाँ से रास्ता सांस की नाली को भी जाता है और खुराक की नाली को भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, यानी कि फेरेंक्स। 8 MCQ हमारे पास द नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ओवर ओरल कैविटी। हमारे पूछा गया कि हमारे ओरल कैविटी मतलब हमारे माउथ के अंदर टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं। तो अगर हम पेयर्स की बात करें तो पेयर्स तो 3 होते हैं। तो अगर 3 जोड़े हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 3 लेफ्ट साइड पे होते हैं और 3 राइट साइड पे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, यानी कि 6। 9th MCQ हमारे पास है द रोगी आर रिलेटेड टू। तो पूछा है कि रोगी किससे रिलेटेड है। रोगी स्टमक से रिलेटेड होता है। जब स्टमक एम्प्टी होता है, खाली होता है, तो ये स्टमक के अंदर जो है ना सिलवटें सी बन जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर लहरें सी बन जाती है और उस कंडीशन को हम कहते हैं रोगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्टमक, ड्यूडिनम, जोजिनम एंड इलियम। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए, यानी कि स्टमक। 10th और लास्ट MCQ हमारे पास है BMI ओवर 30 kg पर मीटर स्क्वायर इज कंसीडर एज। तो BMI एक फार्मूला है जिसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। ये ऐसा फार्मूला है जिससे हम अपनी बॉडी का वेट मालूम कर सकते हैं कि हम अंडर वेट है, नॉर्मल है या ओवर वेट है। तो अगर किसी का BMI फार्मूला अगर किसी का 30 से ऊपर आता है तो वो उस कंडीशन को कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या है, मोटापा, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है, अगर BMI 30 से ऊपर आ जाए तो वो हमारे पास ओबेसिटी कहलाती है और अगर 30 से नीचे आ जाए तो नॉर्मल बॉडी वेट कहलाता है। सो ओके स्टूडेंट, दिस ऑल अबाउट द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको जितनी नई वीडियो है वो टाइम पे मिल सके।